हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज के लेक्चर में, जिसमें दिया है उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत क्या होता है, चलिए देखते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इकोनॉमिक्स एमआर के चैनल को। चलिए चलते हैं आगे कि उपभोक्ता की बचत क्या होता है। उपभोक्ता की बचत को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ओके दोस्तों, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इसको हम आगे अब समझते हैं। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि क्या होता है उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता का अतिरिक्त विचार। उपभोक्ता की बचत दोस्तों, उपभोक्ता के अतिरिक्त विचार सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री आर जे ड्यूपेट। कौन दोस्तों? आर जे ड्यूपेट ने सर्वप्रथम 1844 में प्रस्तुत किया था। किसने किया था? पहली बार तो किसने सर्वप्रथम? क्या है दोस्तों? उपभोक्ता का अतिरिक्त विचार सर्वप्रथम फ्रांस के अर्थशास्त्री। कहाँ के दोस्तों? ये फ्रांस के थे। कौन थे? आर जे ड्यूपेट। ये अर्थशास्त्री हैं आर जे ड्यूपेट। 1844 में। कब किया था? 1844 में प्रस्तुत किया था। उपभोक्ता की बचत का, उपभोक्ता का अतिरिक्त विचार दिया था। ओके, आगे देखते हैं। आगे मार्शल महोदय ने अपनी पुस्तक में, पुस्तक का इनकी क्या नाम है? ये नाम है इनकी पुस्तक का प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें इन्होंने विस्तृत व्याख्या किया था। ओके, तो चलिए चलते हैं। इनके बाद आए थे बोल्डिंग महोदय। कौन आए थे दोस्तों? प्रोफेसर बोल्डिंग महोदय। बोल्डिंग महोदय ने उपभोक्ता की बचत को, यानी कि उपभोक्ता की बचत को क्रेता की आधिक्य नाम दिया। यानी कि इनको उपभोक्ता की बचत नाम ठीक नहीं लगा, तो इन्होंने उपभोक्ता की बचत के स्थान पर इन्होंने इसको क्रेता की आधिक्य कहा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा क्या है? एक उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करने के लिए जो कीमत देने को तत्पर रहता है, यानी कि जो कीमत दे दोस्तों देने के लिए तैयार रहता है। तत्पर का यहाँ पे अर्थ है तैयार रहता है। तथा जो कीमत वास्तव में देता है, यानी कि जो कीमत देने को तैयार रहता है, फिर जो कीमत वास्तव में दे देता है, वास्तव में देता है, उन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। नहीं, यानी दोस्तों जो कीमत देने को तैयार होता है, यानी मान लीजिए आप 90 रुपये आप देने को तैयार हुए और आपने वास्तव में दिया, वास्तव में फिर आपने दिया 80 रुपये। ओके, कितने दिया? 80 रुपये। तो ये होता है, ये तत्पर का मतलब है जो देने को तैयार रहता है, यानी 90 रुपये देने को तैयार है और जो कीमत वास्तव में देता है, तो वास्तव में कितना देता है? 80। ओके, तो इसका ये मतलब है कि जो कीमत देने को तत्पर रहता है तथा जो कीमत वास्तव में देता है, इनके जो बीच का अंतर है, ये यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 80 है। तो इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है, कितने का अंतर है? 10 का। कितने का अंतर है? 10 का। तो यही उपभोक्ता की बचत है। परिभाषा से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ओके, चलिए चलते हैं। मार्शल ने एक परिभाषा दिया था, उसको देखते हैं। मार्शल महोदय ने क्या कहा था अपनी परिभाषा में? मार्शल की परिभाषा है, किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार होता है तथा जो कीमत वास्तव में वह देता है, उनका अंतर ही अतिरिक्त संतुष्टि का आर्थिक माप है और इसे उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो इसमें भी वही कहा गया है कि जो कीमत मतलब देने को तैयार होता है और जो कीमत वास्तव में देता है, उनका अंतर ही उनकी संतुष्टि है, यानी कि वो उनकी उपभोक्ता की बचत है। ओके, अब इसमें चलते हैं मान्यताएं। इसमें क्या क्या मान्यताएं हैं, मान्यताओं को देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें मान्यताएं हैं, इंग्लिश में कहते हैं अजम्पशंस। ओके, मान्यताओं को कहते हैं अजम्पशंस। ओके, नंबर 1 में देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित। ओके,
पहली बात तो दोस्तों ये पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है। ओके। दूसरी देखते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ओके। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये क्या होता है इसको देखेंगे। दूसरा यहाँ पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी कि मार्शल ने कहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार उपयोगिता प्राप्त होती है, यानी कि घटते क्रम में प्राप्त होती है उपयोगिता। ओके। तो ये मार्शल के अनुसार उन्होंने कहा है कि घटते क्रम में प्राप्त होती है उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी कि संतुष्टि उनको घटते क्रम में प्राप्त होती है। ओके। नंबर तीसरा है मुद्रा में मापनीय, यानी कि यह उपयोगिता मुद्रा में मापी जा सकती है। ओके। ये सब मार्शल ने कहा है। ओके। चलिए चलते हैं नंबर चौथे में। ओके। इसमें चौथे नंबर में कहा गया है सभी वस्तुओं की कीमतें समान रहनी है। तो इसमें यानी कि कोई किसी वस्तु की कीमत अलग हो और दूसरी वस्तु की कीमत अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी वस्तुएं सभी हैं, जो भी उसमें वस्तुएं हैं, तो उनकी सभी वस्तुओं की कीमत एक समान रहनी चाहिए। ओके। कीमत उनकी अलग अलग नहीं होनी चाहिए, उनकी एक समान कीमत होनी चाहिए। ओके। पांचवा है वस्तुओं के इकाइयों का समरूप होना, यानी कि कोई वस्तु कैसी है, दूसरी वस्तु कोई वस्तु कैसी है, उनका समरूप होना चाहिए, यानी कि एक जैसा रूप होना चाहिए उनका। ये नहीं कि किसी का रूप, मान लीजिए किसी का रूप ऐसा है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का रूप ऐसा हो, नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। ओके। तो वस्तुओं का समरूप होना चाहिए, यानी कि रूप एक समान होना चाहिए, यानी सेम वस्तुएं होनी चाहिए। ओके। नंबर 6वें में चलते हैं उपभोक्ता की रुचि व स्वभाव स्थिर होना चाहिए, यानी कि उसकी रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी उसका मन नहीं बदलना चाहिए। ओके। उसके स्वभाव में अंतर भी नहीं होना चाहिए कि उसका मूड बदल जाए। ओके। तो चलिए 7वें नंबर में चलते हैं। इसमें दिया है, इसमें प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र होती है, उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, यानी कि कोई भी वस्तु इसकी स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। ओके। जैसे मान लीजिए चाय है, जैसे चाय है, इसकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती, ये चाय है तो ये चाय ही रहेगी, इसकी कोई स्थानापन्न अलग से कोई वस्तु नहीं होती है। ओके। चलिए आगे 8वें नंबर में चलते हैं। 8वां नंबर है मुद्रा का सीमांत तुष्टिगुण स्थिर रहना चाहिए, यानी कि मुद्रा का सीमांत तुष्टिगुण स्थिर रहना चाहिए, घटना बढ़ना नहीं चाहिए। ओके। जो भी तुष्टिगुण है तो वो स्थिर रहना चाहिए, उसमें कोई घटे बढ़ी नहीं होना चाहिए। ओके। चलिए आगे चलते हैं, आगे ये चित्र के द्वारा समझते हैं। इसमें दिया है, देखिए सेब, इसमें दिया है सेब, सेब की इकाइयाँ, और इसमें दिया है सीमांत उपयोगिता, यानी कि जो देने को तैयार रहता है, जो कीमत। ओके। इसमें कीमत नहीं लिखा गया है, सॉरी दोस्तों इसके लिए। जो कीमत देने को तैयार रहता है वो यहाँ पे लिखा गया है। ओके। जो वास्तव में जो कीमत देता है तो वो यहाँ पे लिखा गया है, और जो बचत उसकी होती है। ओके। तो ये यहाँ पे है, जो बचत। ओके। ये सेब की इकाइयाँ हैं, 1 2 3 4 5, ये सेब की इकाइयाँ हैं, क्रम है। ये है जो सीमांत उपयोगिता, जो कीमत देने को तैयार रहता है। मान लीजिए पहला है सेब, ये 50 रुपये देने को इसको तैयार रहता है। ओके। ये 50 रुपये देने को तैयार रहता है, लेकिन वास्तव में जो देता है, मान लीजिए दोस्तों आप मार्केट गए, आपने एक जीन्स का पैंट लिया। ओके। आपने एक जीन्स का पैंट लिया, अब उस पैंट को आप देखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस जीन्स के 1000 रुपये दे सकता हूँ। आप सोच रहे हैं
कि इस जीन्स के मैं 1000 रुपये दे सकता हूँ, लेकिन वो जीन्स कितने मिल गया, वो मिल गया 800 रुपये में। ओके, 800 रुपये मिल गया। तो 800 रुपये, जो 1000 में 800 घटाएंगे, इसमें बचेंगे 200। ओके, 200। तो ये आपकी बचत हो गई। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप मार्केट गए। ओके, आपने मार्केट में आप सोच रहे हैं कि एक पसेरी एक एक पसेरी आलू ले रहे हैं आप। ओके, आप एक पसेरी आलू ले रहे हैं। एक पसेरी आलू आपने घर से सोच लिया कि हमें 50 रुपए के मिलेंगे। ओके, कितने के मिलेंगे, 50 रुपए के। और आप जब मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक पसेरी आलू एक पसेरी आलू आपको कितने के मिल जाते हैं, ये मिल जाते हैं 30 रुपए के। कितने के मिल जाते हैं दोस्तों, 30 रुपए के। तो आप 50 रुपये सोच कर गए थे, आपने 50 रुपये लेके गए थे आप। ओके, आपको मिले कितने के, 30 रुपए के। तो आपको जो 20 रुपए का फ़ायदा हुआ है, ये आपकी बचत है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। ओके, तो चलिए इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये मान लीजिए ये कीमत देने को तैयार रहता है। पहला सेब है, इसके 50 रुपये देने को तैयार रहता है। ओके, लेकिन वास्तव में 10 रुपये देता है। तो इसकी बचत कितनी हुई, 50 में 10 गए, 50 में 10 गए, कितने बचे, 40। ये बचत है, 40 बचत है। ओके, मान लीजिए सेब की दूसरी इकाई है, इसके 40 रुपये देने को तैयार रहता है, यानी वो सोचता है कि 40 रुपये के मिलेंगे। ओके, लेकिन वो कितने के मिलता है, 10 रुपये के। तो इसमें बचत कितनी हो गई, 40 में 10 गए, कितने बचे, 30। तो ये आपकी बचत हो गई। इसी तरह से तीसरा भी, चौथा भी और पांचवा भी। ओके, तो इनका देखिए, इनका योग कर लेते हैं। तो कितना आया, 150। ये कितनी इकाइयाँ हैं, ये पूरी इकाइयाँ हैं 5। ओके, और यहाँ पे देखते हैं उपभोक्ता की बचत। ये उपभोक्ता की बचत है। तो चलिए अब चित्र से समझेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है फॉर्मूला। ओके, तो इस फॉर्मूला को आप समझ लीजिए, उपभोक्ता की बचत का सूत्र। ओके, टी यू माइनस पी गुणे एन, यहाँ पे टी यू कुल उपयोगिता है, यानी कि टोटल 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 यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी। ओके, टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे टी यू मतलब टोटल यूटिलिटी, पी मतलब प्राइस। ओके, प्राइस, पी मतलब प्राइस, और एन मतलब वस्तुओं की इकाइयों का योग, जो आपको बताया गया था अभी कि वस्तुओं की इकाइयाँ कितनी इकाइयाँ थी, 5 इकाइयाँ, यानी सेब की 5 इकाइयाँ थी। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं, टी यू माइनस कितनी, यहाँ पे पी प्राइस कितना था, वह रियल वाला प्राइस कितना था दोस्तों, 10 रुपये। ओके, 10 रुपये प्राइस था, यानी कि उसको नहीं देखना है जो देने को तैयार रहता है। वो देने को तैयार रहता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो कीमत है, जो वस्तुओं की वो कीमत दिया दिया था, तो उसी को ऐड करना है इसमें। ओके, तो कीमत थी 10 रुपये, तो यहाँ पे आप 10 रुपये रख देंगे। और जो वस्तुओं की इकाइयाँ थी, कितनी इकाइयाँ थी, 5 इकाइयाँ थी, यानी कि आप 10 इकाइयाँ होती तो आप इस यहाँ 5 की जगह आप 10 रख देते। तो 5 इकाइयाँ थी, तो आप इसमें 5 रखेंगे। ओके, तो टी यू माइनस 10 गुणे 5। ओके, अब यहाँ पे टी यू यानी कि कुल उपयोगिता वहाँ पे कितनी थी, 150। 150 माइनस 50, यानी कि 10 गुणे 5 कर देंगे, 50 आ जाएगा। तो 150 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 100। ये इसकी उपयोगिता, ये बचत है। ओके, तो ये हो गई आपकी बचत, यही आंसर है। चलिए अब चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं।
ये चित्र। ओके दोस्तों, ये चित्र दिया है, इसके माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया है वस्तु की मांगी गई इकाइयाँ, और यहाँ पे दिया है कीमत उपयोगिता, यानी कीमत, या फिर कह सकते हैं उपयोगिता मुद्रा में। ओके, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, और यहाँ पे इकाइयाँ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे 50 रुपये देने को तैयार रहता है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जैसे 50 रुपये देने को तैयार रहता है, तो यहाँ पे कितने की मिल जाती है? ये 10 रुपये की मिल जाती है। ओके, कितने की मिल जाती है? 10 रुपये की मिल जाती है। तो ये जो है ये ही पूरी ये बचत है आपकी। कितनी है? ये क्या है? बचत है। ओके, दूसरी इकाई पे चलते हैं। दूसरे में जब 40 रुपये देने को तैयार रहते हैं, ओके, जब 40 रुपये देने को तैयार रहते हैं और वही वस्तु 10 रुपये मिल जाती है, ओके, 10 रुपये मिल जाती है, तो ये पूरी सारी बचत हो जाती है। 10 रुपये मिल जाती है तो ये 30 रुपये ये आपकी बचत हो जाती है। इसी तरह से अगला भी है, इनकी कीमत समान रहती है, ये 10 ही रुपये है, और यहाँ पे ये अब 30 रुपये देने को तैयार रहते हैं, और यहाँ पे 20 रुपये देने को तैयार रहते हैं। इसी तरह से जब 10 रुपये देने को तैयार रहते हैं तो यहाँ पे बचत शून्य हो जाती है। ओके, क्या हो जाती है? यहाँ पे शून्य हो जाती है, यानी कि 10 रुपये वो देने को तैयार हैं, और उन ये वास्तव में वो भी कीमत भी है जो वो 10 रुपये है, 10 रुपये ही देते हैं और 10 रुपये देने को तैयार रहते हैं। तो ये हो जाती है शून्य बचत। ओके, तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमारी कमी क्या है। हम तो बहुत समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ आ जाए, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कमी क्या रह गई है। इसी तरह से हमारा भी सुधार होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं कि अब देखते हैं उपभोक्ता की बचत को मापने में कठिनाइयाँ। ओके, कि उपभोक्ता को बचत को मापने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं, यानी डिफ़िकल्ट इन द मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस। नंबर 1, उपयोगिता की सही माप संभव नहीं है, यानी कि उपयोगिता की सही माप संभव नहीं है, सही तरीके से नहीं मापा जा सकता है। यानी उपयोगिता एक व्यक्तिगत तथा मनोवैज्ञानिक विचार है, अतः इसे मुद्रा रूपी पैमाने से मापा नहीं जा सकता। यानी कि यह एक व्यक्तिगत तथा मनोवैज्ञानिक विचार है, इसे मुद्रा रूपी यानी मुद्रा से इसे नहीं मापा जा सकता। ओके, चलिए इस पर मार्शल महोदय ने कहा है, क्या कहा है? निश्चित रूप से ना सही, यानी कि निश्चित रूप से ना सही, किंतु मोटे तौर पर मुद्रा की सहायता से उपयोगिता को अवश्य मापा जा सकता है, क्योंकि किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता के अनुसार ही कोई उपभोक्ता कीमत देने को तैयार होता है या कीमत यानी देता है। यानी कि मार्शल महोदय ने कहा है कि निश्चित रूप से ना सही, यानी कि निश्चित रूप से ना सही, पर मोटे तौर पर मुद्रा की सहायता से उपयोगिता को अवश्य मापा जा सकता है, क्योंकि किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता, यानी कि आपने जैसे 10 रुपये के सेब लिया, 10 रुपये के कितने सेब लिया? 2 सेब लिया। 2 सेब खाने से आपको जितनी संतुष्टि मिल रही है, उसे आप कहेंगे कि 10 रुपये के बराबर हमें संतुष्टि मिली है। ये मार्शल का कहना है। यानी कि जैसे आप यानी कि केला ले रहे हैं, ओके, आप केला ले रहे हैं, मान लीजिए आपने 20 रुपये के, मान लीजिए आपने 20 रुपये के 3 केले लिए। जो 3 केले आपने लिया है वो खाने से जो आपको संतुष्टि जितनी भी मिलेगी, वो आप कहेंगे कि हमें 20 रुपये की संतुष्टि मिली है। ओके, इस तरह से मार्शल ने बताया है कि इसे मापा जा सकता है, मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले नंबर की ओर।
यहाँ पे दूसरा नंबर है द्रव्य की सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन होना। ओके, द्रव्य मतलब पैसा, पैसे की सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन होना। तो इस पर मार्शल महोदय का क्या विचार है, चलिए देखते हैं। मार्शल महोदय ने कहा है किसी वस्तु को खरीदते समय उपभोक्ता के लिए द्रव्य की सीमांत उपयोगिता समान रहती है। यानी किसी वस्तु को खरीदते समय जो भी द्रव्य की सीमांत उपयोगिता यानी कि एक अतिरिक्त इकाई यानी कि एक अतिरिक्त पैसा देने से ये जो समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ओके, यहाँ पे और आगे चलते हैं। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई यानी कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर मतलब अतिरिक्त इकाई, जैसे जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई खरीदता जाता है वैसे वैसे ही उसके पास द्रव्य की कमी होती जाती है। यानी कि आपने जैसे आपके पास 10 रुपये हैं, आपने 2 केले खरीद लिए, आपके पास 8 रुपये बचेंगे। ओके, आपने 5 केले खरीद लिए, आपके पास 4 रुपये बचेंगे। तो ऐसे ही जैसे जैसे वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई खरीदता जाता है, जैसे जैसे खरीदता जाता है वैसे वैसे ही द्रव्य यानी पैसा आपका घटता जाता है, कमी आती जाती है। ओके, जिससे द्रव्य की सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। अतः ऐसी दशा में उपभोक्ता की बचत का मापना कठिन हो जाता है। यानी कि इनका मतलब क्या, इसका मतलब क्या दोस्तों, जिससे द्रव्य की सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। यानी कि जैसे आप समझिएगा दोस्तों, जैसे आपके पास 100 रुपये हैं। ओके, आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 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 50 रुपये के शॉपिंग कर लिया। ओके, आपने 50 रुपये की शॉपिंग कर लिया। अब जो 50 रुपये बचेंगे, 50 रुपये बचे, अब इसके आपने मान लीजिए आप जैसे बाज़ार गए तो आपने मान लीजिए 30 रुपये के 30 रुपये का आपको किराया भी बचाना है, तो ये 30 रुपये हट गए। ओके, अब आपके पास बचे 20 रुपये। तो ये जो 20 रुपये हैं ना, जब आपके पास 20 रुपये बचेंगे यानी कि आपके पास जो कम पैसा बचेगा, तो आप फूंक फूंक कर पैर रखेंगे। फूंक फूंक कर पैर रखने का मतलब है बहुत आराम से रुपया खर्च करेंगे, जिससे जिससे आपकी संतुष्टि भी पूरी हो जाए। आपके पास क्योंकि रुपया कम है, जैसे आपके पास जब 100 रुपये था, आप सोच रहे थे कि कहीं केला ले लें, फिर अंगूर ले लें, कुछ खाने को ले लें, कुछ शॉपिंग कर लें। और जब धीरे धीरे ये सब करते करते जब आपके पास 20 रुपये बचते हैं या 10 रुपये बचते हैं, तो आप सोचते हैं कि अब इसको आराम से खर्च करेंगे, वरना ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? तो जब आपके पास थोड़ा सा रुपये बचता है यानी कम रुपये बचता है, कम द्रव्य बचता है, तो आप ज़्यादा सोच समझ कर उसे खर्च करते हैं। यानी कि बहुत आराम से खर्च करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं उसको, और बहुत मतलब कि ज़रूरत वाली वस्तुओं पर खर्च करते हैं। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है उपभोक्ताओं की रुचि तथा स्वभाव में अंतर। यानी व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक रुचि और स्वभाव में अंतर होता है। व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक रुचि यानी कि आपकी रुचि है जैसे कि फैशन वाले कपड़े पहनना, और हमारी रुचि है सिंपल कपड़े पहनना। ओके, तो व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक रुचि व स्वभाव में अंतर होता है। किसी वस्तु विशेष के लिए एक व्यक्ति की इच्छा दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक हो सकती है। यानी कि आपकी रुचि है फैशन वाले कपड़ों में, यानी कि आप मान लीजिए कि आप डैमेज वाला पैंट पहनते हैं। ओके, आप मान लीजिए डैमेज वाला पैंट पहनते हैं, तो ये हमारे लिए इस पर रुचि कुछ नहीं है, यानी कि हमारी इच्छा ही नहीं होती है इसको लेने की, लेकिन आपको बहुत इच्छा होती है।
आपकी इच्छा बहुत होती है इसको लेने के लिए, तो आपकी इस पर रुचि है, आपको ये अच्छा लगता है, हमें ये नहीं अच्छा लगता है। तो वही इसमें समझाया गया दोस्तों, किसी वस्तु विशेष के लिए एक व्यक्ति की इच्छा दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक हो सकती है, यानी कि मेरी अपेक्षा आपकी रुचि इस पर ज़्यादा है, तो ये एक एक व्यक्ति की अपेक्षा दूसरे व्यक्ति की रुचि अधिक हो सकती है। ऐसी स्थिति में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा उस वस्तु के लिए अधिक कीमत देने के लिए तैयार होगा। इसलिए पहले व्यक्ति को दूसरे की अपेक्षा उपभोक्ता की बचत अधिक प्राप्त होगी। ओके, तो इस पर कहा गया है दोस्तों कि यदि मैं अब कोई कहे इसे 50 रुपये में हमें खरीद लो, हमसे कोई बोले इसे 50 रुपये में, हम कभी नहीं खरीदेंगे दोस्तों। क्योंकि क्योंकि ये हमें पसंद ही नहीं है, पसंद ही नहीं है हमें। और आपको कोई कहे इसे आप 50 रुपये में खरीद लो, आप तुरंत खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा है, आपको अच्छा लगता है। ओके, तो ये रुचि और स्वभाव अलग अलग होता है। ओके, तो आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए अगले नंबर की ओर चलते हैं। अगला नंबर है स्थानापन्न वस्तुओं के कारण कठिन। ये दोस्तों ये गलती से लिख गया होगा, कठिनाई। ओके, तो यहाँ पे चलिए इसको काट दीजिएगा, कठिनाई लिखा हुआ है वो। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं। स्थानापन्न वस्तु जैसे चाय और कॉफ़ी, यानी स्थानापन्न वस्तु के कारण किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, यानी कि जैसे चाय की कीमत बढ़ गई, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग तो कम हो जाती है, यानी कि जैसे चाय की कीमत बढ़ जाती है तो इसकी मांग तो कम हो जाती है, तथा दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और जो इससे संबंधित है ये कॉफ़ी, तो इसकी मांग बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि चाय की कीमत बढ़ गई है तो चाय लोग कम लेंगे और ये कॉफ़ी की मांग ज़्यादा कर देंगे। ओके, और चाय की मांग कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत बढ़ गई है और कॉफ़ी की मांग अधिक कर देंगे, तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इस कीमत परिवर्तन के प्रभाव को हम ठीक ठीक नहीं माप सकते हैं, अतः उपभोक्ता की बचत भी सही तरह से नहीं मापी जाती। तो इन वस्तुओं के कारण भी दोस्तों ये उपभोक्ता की बचत को मापने में कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओके, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।